इस केस को ऑलरेडी 28 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल ये एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस है। तो चलते हैं कुछ डेकेड्स पहले जहाँ से ये केस स्टार्ट हुआ था। तो बात है 25 दिसंबर 1996 की, जो कि क्रिसमस का दिन था। तो ऑब्वियसली सब बिजी थे काम वगैरह में, ताकि रात को सेलिब्रेशन के टाइम सब प्रॉपर हो और सब एक साथ एंजॉय कर सकें, जो कि हुआ भी, सब अच्छे से गया। बट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह 26 दिसंबर को फैमिली की एक मेंबर गायब थी, जिसका नाम था जॉन बेनेट रैमसे, जो सिर्फ एक 6 साल की बच्ची थी। तो इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। रैमसे फैमिली में 4 मेंबर रहते थे। जॉन बेनेट के पेरेंट्स, पेट्सी रैमसे जो कि उसकी मॉम थी, जॉन रैमसे जो उसके डैड थे, और उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम बर्क रैमसे था, जो कि 9 साल का था उस वक्त। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ, रैमसे फैमिली कोलोराडो के बोल्डर शहर में रहते थे, और ये लोग काफ़ी रिच और अट्रैक्टिव थे। मतलब कि क्या, उसकी मॉम पेट्सी रैमसे एक खुद ब्यूटी पैजेंट की विनर रह चुकी है, और जॉन बेनेट खुद सिर्फ 6 साल की उम्र में ही चाइल्ड पैजेंट की विनर रह चुकी थी। तो ऑब्वियसली उसको कुछ लोग और काफ़ी लोग जानते ही रहेंगे। और उसके जो डैड थे वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, और उसका भाई सिर्फ 9 साल का बच्चा था, उसमें कुछ खास नहीं था। सो पेट्सी को अगली सुबह स्टेयर्स के पास, घर के अंदर की सीढ़ियों के पास एक हैंड रिटन नोट मिला, करीब 5:50 को। घर के बाहर भी सीढ़ियाँ होती है ना, इसलिए मैंने बोला घर के अंदर वाली सीढ़ी। एनीवेज, जिसमें किडनैपर्स ने $118,000 की डिमांड की थी, जो कि आई गेस इंडियन रुपये में होगा 97,94,000 होते हैं, बहुत होते हैं वैसे। पुलिस को भी इन्फॉर्म करने से मना किया था, और ये पढ़ते ही पेट्सी ने पुलिस को तुरंत कॉल लगाया और पुलिस आ भी गई। बट सरप्राइजिंगली और स्ट्रेंजली ना, ये जो अमाउंट है $118,000 का, वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट है जो कि जॉन को उस ईयर बोनस में मिला था। ना 1 रुपये ज़्यादा, ना 1 रुपये कम। आप भी समझते हो कि इसका मतलब क्या है। तो आगे चलते हैं। अब पुलिस यहाँ आ चुकी थी, और आते ही उन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू किया, पर कुछ मिला नहीं पुलिस को। तो पुलिस वहाँ से नॉर्मली चली गई। बट दोपहर को 1 बजे पुलिस ने जॉन को कॉल किया और ये कहा, एक बार तुम घर की दोबारा तलाशी लो और ढूंढो, शायद मिल जाए। और दोस्तों सच बता रही हूँ, सच्ची में माँ कसम, उसको मिल भी गई। मतलब पुलिस ने आए, पुलिस ढूंढी, उसको नहीं मिली। उसके पापा को उसकी बेटी की बॉडी बेसमेंट में ही मिल गई, बट जिंदा नहीं, वो मर चुकी थी। और वो उसे एक ब्लैंकेट में लपेटा गया था, और उसके मुंह पे टेप लगी हुई थी, और उसका गला और हाथ वाइट कोट रहते हैं ना, उससे बांध रखा था। तुरंत पुलिस को बताई ये चीज़। बट यहाँ पे ना एक पुलिस की काफ़ी बड़ी गलती है, क्योंकि पुलिस ने स्टार्टिंग में ही सोच समझ कर अच्छे से कोई भी जांच नहीं की, तो शायद अब तक उसका मर्डर मिल जाता। मर्डरर गलती थी कि क्राइम सीन पे आने के बाद भी उन्होंने उस जगह को शट डाउन नहीं किया, और घर में ऑब्वियसली क्रिसमस की वजह से लोग थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एविडेंस मिट गए, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए गए आराम से। ऑब्वियसली खुल्लम खुल्ला जब मौका मिल ही रहा था, तो कोई भी क्यों नहीं बचाएगा अपने आप को, जिसका फ़ायदा उठाया। और ये चीज़ पुलिस ने बाद में एक्सेप्ट की, क्योंकि उस टाइम करता तो पता ही है उसके साथ क्या होता। अब जॉन बेनेट की ऑटोप्सी आ गई थी, जिसमें ये पता चला कि जॉन बेनेट की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और उसको मारा पीटा भी गया था, और सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था उसका। ये सिर्फ 6 साल की बच्ची है दोस्तों। एक अजीब सी चीज़ है यहाँ पे
कि जॉन बेनेट के पेट में ना पाइनएप्पल के कुछ टुकड़े मिले, जो कि ये बात उसके पेरेंट्स को बताई। बट पेरेंट्स ने इस चीज़ से डिनाई कर दिया और कहा जॉन बेनेट को कोई पाइनएप्पल खिला ही नहीं गए थे क्रिसमस के टाइम। बट उसके किचन में एक पाइनएप्पल की बोल ज़रूर थी, जिसकी जांच करने के बाद ये पता चला उस पाइनएप्पल पे उसके बड़े भाई के निशान थे, फिंगरप्रिंट्स के निशान थे, जो कि सच में एक अजीब सी चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, मतलब दो काफ़ी पॉपुलर थ्योरी। फर्स्ट, फैमिली थ्योरी। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तब पुलिस को रैमसे फैमिली पे ही डाउट हुआ, कुछ रीज़न की वजह से। जो नोट मिला था उन्हें वो 2 से 2.5 पेज का था, जो कि काफ़ी ऑड सी चीज़ थी, डोंट यू थिंक? क्योंकि कोई भी मर्डर ऐसे थोड़ी लिखने बैठेगा मर्डर के बाद या फिर पहले। दूसरी चीज़ कि जो पेन और पेपर यूज़ किया गया था नोट के लिए, वो उसी घर से लिया गया था, और साथ ही साथ जो अमाउंट डिमांड किया गया था वो भी जॉन के बोनस जितना ही किया गया था। ये भी काफ़ी अजीब सी चीज़ है। और तीसरी चीज़ कि रैमसे फैमिली ना कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रही थी पुलिस के साथ, और ये बोल रहे थे कि हमें ऑब्वियसली टारगेट किया जाएगा क्योंकि हम इजी सस्पेक्ट हैं। लेकिन जैसे तैसे पुलिस वालों ने उनके हैंडराइटिंग के सैंपल्स लिए और उस नोट से मैच करवाने के लिए भेजे। रिजल्ट आने के बाद उसका बड़ा भाई और जॉन तो क्लियर हो गए थे, बट पेट्सी की राइटिंग काइंडा सिमिलर थी। बट उसके अलावा कोई दूसरा एविडेंस भी नहीं था पेट्सी को मर्डर घोषित करने का, तो उसे भी छोड़ दिया गया। और साथ में लोगों ने भी इसी फैमिली पर डाउट किया। काफ़ी सालों तक रैमसे फैमिली हार्श लाइमलाइट में रही। लास्ट चीज़ ही है कि पेट्सी और जॉन ने पुलिस को बताया जॉन बेनेट का बड़ा भाई बर्क पूरे टाइम सो रहा था, और पुलिस जब आई तब उसे ये सारी चीज़ें पता लगी। बट पुलिस और पेट्सी कॉन्वर्सेशन जब पुलिस वाले सुन रहे थे तब बैकग्राउंड में बर्क की आवाज़ सुनाई दी थी, मतलब वो जागा हुआ था। काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ। सेकेंड थ्योरी ये है द इंट्रूडर थ्योरी, मतलब कि कोई बाहर का आदमी। तो फैमिली से साइड हटकर पुलिस वालों को कुछ दूसरे फिजिकल एविडेंस मिले थे जो कि ये बताते थे कि कोई बाहर से आया था। जैसे कि जॉन बेनेट की बॉडी के बाजू में ही बूट प्रिंट थे, जो कि फैमिली मेम्बर्स में से किसी के भी नहीं थे। दूसरी चीज़ की बेसमेंट की एक विंडो टूटी हुई थी, जिससे ये बोला जा सकता है कि कोई उस खिड़की से अंदर आया हो। लास्ट चीज़, सबसे ज़रूरी एविडेंस ये था कि जॉन बेनेट के अंडरवेयर में कुछ ब्लड के ड्रॉप्स मिले थे, जो कि जॉन बेनेट के नहीं थे बल्कि किसी अननोन मेल के जैसे थे। ये साफ बोला जा सकता है कि कोई दूसरा आदमी घर के अंदर आया था। लेकिन ऑब्वियसली इनफ एविडेंस ना होने की वजह से काफ़ी सालों तक इस केस में कुछ भी नया सामने नहीं आया। बट 2006 में एक जॉन मार्क कार नाम का आदमी, जो कि शायद जॉन बेनेट का टीचर है, ऐसा काफ़ी आर्टिकल्स में लिखा था, उसने आके खुद ये कन्फेस किया कि जॉन बेनेट को उसी ने मारा है। लेकिन फिर से ये एक झूठ था, क्योंकि इसका डीएनए मैच नहीं किया जो डीएनए मिला था पुलिस वालों को उससे। यहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ कि एक आदमी मर्डर के 10 साल बाद खुद से आके पुलिस के सामने ये कन्फेशन करता है कि मैंने खून किया है। अजीब सी चीज़ नहीं है? मतलब काफ़ी पॉइंटलेस नहीं है? तो ऑब्वियसली पुलिस को पता चल जाएगा, अगर उसने मर्डर नहीं किया है तो पता चल ही जाएगा ना 10 साल बाद। काफ़ी स्ट्रेंज है, ये भी एक मिस्ट्री रह गई। वैसे पुलिस वालों ने पता नहीं क्या किया इस केस में। अब लोगों के अकॉर्डिंग मर्डरर कौन हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल किस पे डाउट करते हैं, तो आई वुड से ना ये उसका बड़ा भाई बर्क रैमसे, इस पे सबसे ज़्यादा लोगों का शक हुआ है। क्योंकि बर्क ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि
उसकी छोटी इकलौती छोटी बहन का मर्डर हुआ ही नहीं। मर्डर छोड़ो, उसका किलर भी नहीं मिला है। ही वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज वे टू काम ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू। और लोगों को यही लगता है कि उसी ने मर्डर किया और उसके पेरेंट्स ने इसको कवर अप किया है। और काफ़ी हद तक ये थोड़ा सच भी लगता है, बट देन अगेन इनफ एविडेंस नहीं है, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन खैर, ये केस आज तक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस केस बन के रह गया है, क्योंकि पता ही नहीं कुछ भी, या फिर शायद कुछ भी पता लगवाना चाहा ही नहीं, इन माय ओपिनियन ऐसा लगता तो है। सो दैट्स इट, कोई मर्डर नहीं है इस केस का।